हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स ठीक है, वह हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स, ये दोनों हेलोजन व्युत्पन्न हैं, तो चैप्टर का नाम हम हेलोजन व्युत्पन्न भी कह सकते हैं। चैप्टर के नाम अभी समझ में आएगा। ये तो चैप्टर का नाम हो गया हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स, जो हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। तो अभी समझ में आएगा ये क्या है। तो ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। और दोस्तों, इस चैप्टर के मार्क काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 नंबर का है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के साथ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, जो ये वीडियो है, इसके कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर की PDF फाइल की लिंक डाली गई है, ठीक है। तो वहाँ से, उस लिंक से आप इस चैप्टर की PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं, जो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स। देखो, जो अपनी 12th क्लास की केमिस्ट्री है, उसमें 4 चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13। तो अब हम लगातार कंटिन्यू इन चारों चैप्टरों को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक साथ पढ़ेंगे। लगभग 1-1.5 महीना हमारा इन्हीं चैप्टरों में चला जाएगा, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स। तो इस चैप्टर को बारे में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये हेलोजन व्युत्पन्न हैं। हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न। तो पहले हम ये बात समझते हैं कि हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो मैं सीधी सी भाषा में कहूँ, किसी हाइड्रोकार्बन से, कोई हाइड्रोकार्बन है तुम्हारे पास, हाइड्रोकार्बन जानते हो आप? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से बने होते हैं केवल। मतलब यदि किसी कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो वह हाइड्रोकार्बन है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा C2H6, और अब आपसे पूछता हूँ ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, तो आप कहोगे कि यह हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बना है। और मैंने लिखा आपको C2H5OH। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये हाइड्रोकार्बन है क्या, तो आप कहोगे नहीं। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो आपको करना क्या है, किसी हाइड्रोकार्बन से, कोई भी हाइड्रोकार्बन लेना है, उसमें से हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे यही हाइड्रोकार्बन है, अभी लिख रहा था C2H6, इसमें से हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह से करना है। मतलब इसमें हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन जोड़ना है। सिंपल भाषा कहूं, किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ना है? हेलोजन। मतलब हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह से करना है। हेलोजन तो जानते होंगे आप, FCl, Bri, ये हेलोजन है। आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के तत्व हैं। तो हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन आपको हेलोजन समूह से करना है। जब इसमें से हाइड्रोजन हटाओगे तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 5, और उसके स्थान पर कौन आ गया इसमें? हेलोजन। तो ये जो बना है, ये है हेलोजन व्युत्पन्न। क्या बन गया? हेलोजन व्युत्पन्न। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हेलोजन व्युत्पन्न क्या होता है? किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह द्वारा करने पर, मतलब हाइड्रोजन समूह को हटा करके उसके स्थान पर क्या जोड़ने पर? हेलोजन समूह जोड़ने पर हेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम बात को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लिख सकते हैं, किसी नोट्स में साथ साथ बनवाता हूं, आपको पता ही है।
तो ज़्यादा बेहतर है जो अपनी कॉपी है उसमें नोट्स डायरेक्ट वीडियो से बनाएं। वीडियो को जब मैं पोज करने के लिए आपसे कहूं तब आप नोट कर लें। तो हम कह सकते हैं किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन, किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन किससे करने पर? हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह से करने पर हैलोजन समूह से करने पर हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह से करने पर क्या प्राप्त होता है? हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। क्लियर? अच्छा, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन में हैलोजन व्युत्पन्न क्या होता है तो आपके समझ में आ गया होगा। इसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह द्वारा कर दीजिए, हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा। अब बात को आगे सुनिए, हम पढ़ते हैं हैलोजन। नेक्स्ट टॉपिक, हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। मतलब हम पढ़ेंगे हैलोजन व्युत्पन्नों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम हैलोजन व्युत्पन्नों को वर्गीकृत करेंगे, इन्हें क्लासिफाई करेंगे। जो हैलोजन व्युत्पन्न है, हैलोजन डेरिवेटिव हैं, इनका वर्गीकरण हम कैसे कर रहे हैं, अब इस बात को समझो। इससे पहले मैं इस वर्गीकरण को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा कार्बन की संकरण की जानकारी देता हूँ। जैसे ये मैंने एक कार्बन बनाया और जिस कार्बन से चार, इस कार्बन के आसपास सहसंयोजक बंध कितने हैं? 4 है, और चारों की चारों है सिग्मा बंध। तो आप कार्बन का संकरण कैसे निकालोगे? जिस कार्बन का आपसे संकरण निकलवाया जाए, ढंग से समझ लेना, जिस कार्बन का आपसे संकरण निकाला जाए उस कार्बन के आसपास आप सिग्मा बंध गिनोगे। क्या गिनोगे? सिग्मा बंध। अगर किसी कार्बन के आसपास सिग्मा बंध 4 है तो उस कार्बन का संकरण जो होगा वो sp3 होगा। यदि किसी कार्बन के आसपास सिग्मा बंध 3 है तो उस कार्बन का संकरण sp2 होगा, और यदि किसी कार्बन के आसपास सिग्मा बंध 2 है तो कार्बन का संकरण sp होगा। कार्बन अधिकतम 4 सिग्मा बंध बना सकता है। सिग्मा बंध मतलब एकल बंध है, 4 सिग्मा बंध बना सकता है, तो कार्बन का संकरण sp3 ही हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन मैक्सिमम 4 ही सिग्मा बंध फॉर्मेशन कर सकता है, तो कार्बन का अधिकतम संकरण sp3 होगा। तो आप ये याद कर लो, यदि किसी कार्बन के आसपास सिग्मा बंध 4 है तो उसका संकरण sp3, यदि किसी कार्बन के आसपास सिग्मा बंध 3 है तो उसका संकरण sp2, और यदि किसी कार्बन के आसपास सिग्मा बंध 2 है तो उसका संकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? sp हो जाएगा। क्लियर? अब बात को समझ लो। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, सभी एकल बंध, एकल बंध मतलब सिंगल सहसंयोजक बंध, सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। द्विबंध जो होता है उसमें एक सिग्मा बंध होता है, द्विबंध जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और त्रिबंध जो होता है इसमें भी एक सिग्मा बंध होता है। मैंने 3 बात कही, एकल बंध में एक सिग्मा बंध, मतलब एकल बंध तो खुद ही सिग्मा बंध होता है। द्विबंध जो होता है दोस्तों इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। देखो सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के हैं, एक तो सिग्मा और एक पाई। तो द्विबंध में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, त्रिबंध में एक सिग्मा बंध होता है। अच्छा, अब इस कार्बन का संकरण बताइए। इस कार्बन के आसपास आप क्या गिनोगे? सिग्मा बंध। अगर सिग्मा बंध 4 आए तो इस कार्बन का संकरण sp3 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को?
अच्छा, इस कार्बन के आसपास हमने देखे चार एकल बंध हैं और सभी एकल बंध क्या होते हैं? सिग्मा बंध। तो इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp3। ढंग से समझ लो, मैंने एक कार्बन बनाया, कार्बन बंध तो 4 ही बनाता है ना, 4 बंध बना रहे हैं। अब इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध गिनो आप, एकल बंध सिग्मा बंध, एकल बंध सिग्मा बंध और द्विबंध में एक सिग्मा बंध, एक पाई बंध होता है द्विबंध में। सही है। तो इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध कितने हैं? 3। तो इसका संकरण होगा sp2 है। मैंने एक कार्बन और बनाया, ये देखो, इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध गिनो, एकल बंध सिग्मा बंध होता है और त्रिबंध में भी एक ही सिग्मा बंध होता है। तो इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध कितने हैं? 2। तो इस कार्बन का संकरण होगा sp। तो बात को ढंग से समझ लो, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। जिस कार्बन का आपसे संकरण निकलवाया जाए उस कार्बन के आसपास आप सिग्मा बंध काउंट कीजिए। यदि सिग्मा बंध 4 आते हैं तो उस कार्बन का संकरण sp3 होगा, सिग्मा बंध 3 और सिग्मा बंध 2 तो संकरण sp होगा। क्लियर। एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं, द्विबंध में एक सिग्मा, त्रिबंध में भी एक सिग्मा। मैं पूछता हूं त्रिबंध में सिग्मा बंध कितने होते हैं? 1 और पाई बंध 2। द्विबंध में सिग्मा बंध 1, एकल बंध सिग्मा बंध ही होता है। क्लियर यहां तक? अच्छा, मैं बात कर रहा था हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। हैलोजन व्युत्पन्नों में हैलोजन समूह जो होगा वो कार्बन से जुड़ा होगा। भाई अपन ने क्या किया, हाइड्रोकार्बन में था, उसमें से हाइड्रोजन हटाया, तो हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ रहा था ना भाई। हाइड्रोकार्बन था, उसमें से अपन ने, बात को ढंग से समझोगे तो फायदे में रहोगे, हाइड्रोकार्बन में से अपन ने H हटा करके हैलोजन जोड़ा था तो बना था हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। वो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न नहीं, हैलोजन व्युत्पन्न। क्या बना? हैलोजन व्युत्पन्न। ऐसे ही बना था ना, मैंने यही तो लिखा है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हैलोजन से कर दें। तो वो हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ रहा होगा ना, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होते हैं यार। तो जो हैलोजन व्युत्पन्न है उनमें हैलोजन कार्बन से जुड़ा होता है और इस कार्बन के संकरण के आधार पर, इस कार्बन का अपन क्या देखेंगे? संकरण। और इस कार्बन के संकरण के आधार पर हम हैलोजन व्युत्पन्नों को वर्गीकृत कर सकते हैं। बताओ कितने तरह के होंगे हैलोजन व्युत्पन्न? 3। भाई इस कार्बन के 3 संकरण हो सकते हैं। एक तो sp3, तो एक तो हैलोजन व्युत्पन्न ऐसा हो सकता है जिसमें हैलोजन समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, और एक हैलोजन व्युत्पन्न ऐसा हो सकता है जिसमें हैलोजन समूह sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और एक हैलोजन व्युत्पन्न ऐसा भी हो सकता है जिसमें हैलोजन समूह sp संकृत कार्बन जुड़ा हुआ हो। तो हैलोजन व्युत्पन्नों को हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हैलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के हुए? 3। किस आधार पर? हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन के संकरण के आधार पर। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है कॉमा उस कार्बन के संकरण के आधार पर, उस कार्बन के संकरण के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्न 3 प्रकार के हैं। हैलोजन व्युत्पन्न 3 प्रकार के हैं। क्लियर? कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा sp3CX प्रकार के, मतलब समझ गए? मतलब इनमें हैलोजन समूह किससे जुड़ा होगा? sp3 संकृत कार्बन से। और दूसरे हो जाएंगे sp2CX प्रकार के। समझ गए मेरी बात? इनमें हैलोजन समूह किस कार्बन जुड़ा होगा? sp2 संकृत कार्बन से। और एक हो जाएंगे sp3CX प्रकार के। तो 3 प्रकार के नहीं हो जाएंगे क्या?
तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे sp3CX प्रकार के। ठीक है, चैप्टर का नाम सब कुछ नोट करो, यहाँ तक नोट करो, फिर इसको आगे हम बढ़ाते हैं। क्या पढ़ेंगे? sp3CX प्रकार के। नोट करो इसको यहाँ तक फटाफट, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इसे नोट करो। ठीक है, तो नंबर 1 आपने क्या डाला? sp3CX प्रकार के। देखो इधर आप सामने आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया हमारा कौन सा? sp3CX प्रकार के। इसका मतलब तो आपको समझा ही दिया। इन हैलोजन व्युत्पन्नों में हैलोजन समूह किससे जुड़ा होता है? sp3 संकृत कार्बन से। तो हम ये बात लिख सकते हैं, इन हैलोजन व्युत्पन्नों में हैलोजन समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। सही है। अब ये हैलोजन व्युत्पन्न जो हैं ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, हम आगे लिख सकते हैं, ये हैलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के हैं? 3। तीन प्रकार के हैं। ये हैलोजन व्युत्पन्न 3 प्रकार के हैं भाई। ए, ढंग से सुन लो, ए कौन सा होगा? ए होगा हेलो एल्केन्स। ध्यान करो, ये चैप्टर के नाम में था और मैंने कहा था कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं ये हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। देख लो, ये हैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार ही तो पढ़ रहे हो आप। हेलो एल्केन्स या इन्हें क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, इनमें हैलोजन समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? इनमें हैलोजन समूह एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, इनमें हैलोजन समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल समूह के sp3 भाई sp3 संकृत कार्बन से तो जुड़ा ही होगा, ये आपको पता ही है क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो? sp3CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न। तो ये तो फिक्स है कि इनमें हैलोजन समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होगा, पर वो sp3 संकृत कार्बन किसका होगा? एल्किल समूह का। बात ऐसा, एल्किल समूह क्या होता है? देखो, जो एल्केन होते हैं, एल्केन ये तो आपने सुने होंगे, बे हाइड्रोकार्बन समझ गए, जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है। बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है। एल्केन जो होते हैं उनमें से आप जब H हटाते हो तो क्या बचेगा? एल्किल। समझ गए? तो हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड में हैलोजन समूह एल्किल समूह से जुड़ा होगा। एल्किल समूह समझ गए? एल्केन में से H हटाने पर क्या बचता है? एल्किल समूह। क्लियर? अच्छा, मैं एग्जांपल दूंगा, समझना। जैसे मैंने लिखा CH4, ये है मैथेन जो कि एक एल्केन है। इसमें से H हटा तो क्या बचा? ये बचा CH3।
हैं, और इसमें X जोड़ दिया मैंने, तो ये बन गया CH3X, ये बन गया एक एल्किल हैलाइड। इसमें हैलोजन समूह जो है वो एल्किल समूह से जुड़ रहा है, ये एल्किल समूह तो है, मैथिल एल्केन में से H हटा तो एल्किल बचाना, तो इसमें हैलोजन समूह एल्किल समूह से जुड़ रहा है। तो ये एक कौन है? हेलो एल्केन्स है। ये कौन है? एल्किल हैलाइड है। क्लियर? अच्छा, अब बात को सुन लो ढंग से। हाँ, ढंग से देखो, सामने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अब ढंग से देखना। मैंने एक एग्जाम्पल तो ये लिखा CH3 CH2X, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा CH3 CH CH3X। X कुछ भी हो सकता है, FCl Br या I में से कोई भी। मैंने एक ये लिखा CH3 C CH3 CH3 और X, ठीक है। ये तीनों ही एल्किल हैलाइड हैं। इनमें हैलोजन समूह एल्किल समूह से उठ रहा है। ये एल्किल समूह है। किसका एल्किल समूह है? इसका। ये एक एल्केन ही तो है। ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसमें से H हटा तो ये बचा। ये एल्किल समूह है, इससे जुड़ रहा है। ये भी एल्किल समूह है, इससे बना है। ढंग से देखो, CH3 CH2 CH3, इसमें से यहाँ से H हटा लूँ तो यही तो बचेगा। एल्केन में से H हटा तो एल्किल, ऐसे ये भी एल्किल है। तो ये तीनों एल्किल हैलाइड हैं। इनमें हैलोजन समूह जो हैं ये एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं। एल्किल समूह समझ गए होंगे। एल्केन में से H हटाने पर क्या बचता है? एल्किल समूह बचता है। अच्छा, ये तीनों एल्किल हैलाइड हैं। अब एक बात देखो, एक बात और बताता हूँ आपसे। आपने कभी सुना होगा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, सुने ये शब्द? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन बोल लो या प्राथमिक कार्बन बोल लो, क्या होता है मुझे बताओ? 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा होता है, वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। ऐसे मैं कहूं 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन क्या होता है? तो वह कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है। ऐसे मैंने कहा 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन क्या होता है? तो वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। कितने कार्बन जुड़ा होता है? 3 से। ऐसी चतुर्थक या 4 डिग्री कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जो 4 कार्बन जुड़ा होता है। मेरी बात सुनो, कार्बन 4 प्रकार का होता है। वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन, और वह कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन, और वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है 3 डिग्री या तृतीयक कार्बन, और वह कार्बन जो 4 कार्बन जुड़ा होता है 4 डिग्री या चतुर्थक कार्बन है। अब इन तीनों एल्किल हैलाइड हैं ये। इनमें हैलोजन समूह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह से जुड़ा है, और जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण भी sp3 है। देख लो भले ही CH3C, ये दोनों H इस कार्बन जुड़े होंगे, इसके बगल में लिख रहे हैं तो H। अब इस कार्बन का संकरण निकालो, इसके सिग्मा आसपास सिग्मा बंध 4 है ना, तो इसका कार्बन का संकरण है sp3। ऐसे ही इसमें हैलोजन समूह इस कार्बन जुड़ रहा है तो 3 सिग्मा बंध तो ये दिख रहे हैं 1 2 और 3, तो इस कार्बन का संकरण निकालो। 1 सिग्मा बंध ये हो गया, 1 ही हो गया, 1 हो गया, और एक हाइड्रोजन का संग, तो इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध कितने हैं? 4, इसका संकरण भी sp3। इसमें कार्बन के आसपास संकरण है, इसका भी समझ गए होंगे। मतलब इन तीनों में हैलोजन समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये एल्किल हैलाइड है, मैंने यही तो कहा। इनमें हैलोजन समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। अच्छा, अब इसमें हैलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ रहा है वो कार्बन बताओ कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन है। ये है या नहीं है? अरे यार, 1 डिग्री कार्बन वह कार्बन होता है जो एक कार्बन जुड़ा होता है। ये कार्बन एक कार्बन से तो जुड़ रहा है। इसमें हैलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ रहा है वो 2 डिग्री कार्बन है। अरे ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, ये इस कार्बन से एक H जुड़ रहा है, और ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ रहा है। इसमें हैलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ रहा है वो 3 डिग्री कार्बन है। अरे सही है ना? तो ये 3 तरह के हो गए ना भाई। हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड 3 तरह के हो गए।
एक ऐसे जिनमें हैलोजन समूह 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हो, एक ऐसे जिनमें हैलोजन समूह 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ हो, और एक ऐसे जिनमें हैलोजन समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जिसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे इसे हम, या इसको हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। ये एल्किल हैलाइड तो तीनों ही हैं। जिनमें हैलोजन समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उन्हें क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये कहलाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इसको हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, और ये कहलाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो बात को समझो, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये इसको कह सकते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन्स है, ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब एल्किल हैलाइड भी 3 तरह के हैं। एल्किल हैलाइडों में ये तो फिक्स है, हैलोजन समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल हैलाइड भी 3 तरह के हैं, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी होते हैं जिनमें हैलोजन समूह 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में हैलोजन समूह 2 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में हैलोजन समूह 3 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है। क्लियर ये? अच्छा, अब हम इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे बी, एलिलिक हैलाइड। सेकंड हम पढ़ रहे हैं sp3CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न, जिसमें हमने पहले पढ़े हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, और बी पढ़ेंगे हम एलिलिक हैलाइड। इनमें सुनो, पहले मैं लिख रहा हूं जो, इनमें हैलोजन समूह द्विबंध से जुड़े कार्बन, द्विबंध से जुड़े कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होता है। पहले मेरी बात को ढंग से समझो, पेपर में आ जाए। मान लो मैंने पूछा एलिलिक हैलाइड क्या होता है, तो पहली बात, एलिलिक हैलाइड जो है वो sp3CX प्रकार का यौगिक है। इसको ऐसे लिखता हूं, निकटवर्ती sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। अब बात को समझेंगे हम पहले, है ना, ढंग से समझेंगे। देखो ये ऑर्गेनिक पूरी समझने की है, रटने की नहीं है। लड़के इसको रटने की सोचते हैं तो उनका मामला फेल हो जाता है। एलिलिक हैलाइड में क्या होगा? हैलोजन समूह जो है वो द्विबंध से जुड़े कार्बन के निकटवर्ती sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। भाई ये तो फिक्स है, एलिलिक हैलाइड में भी हैलोजन समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होगा है। भाई आप पढ़ रहे हो sp3CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न, तो हैलोजन समूह sp3 संकृत कार्बन जुड़ा होगा। वह sp3 संकृत कार्बन जो है वो द्विबंध से जुड़े कार्बन का निकटवर्ती होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X है। इसमें हैलोजन समूह, पहले देखो sp3 संकृत कार्बन से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। इस कार्बन का संकरण sp3 है या नहीं है? इस कार्बन का संकरण निकालना, इसके आसपास सिग्मा बंध देखो, 2 सिग्मा बंध तो आपको दिख ही रहे होंगे, और 2 सिग्मा बंध हाइड्रोजन के साथ बन रहे होंगे। तो इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध 4 हैं, तो इसका संकरण sp3। इसमें हैलोजन समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ रहा है। वो sp3 संकृत कार्बन द्विबंध से जुड़ा कार्बन दिख रहा है आपको, उसका निकटवर्ती है। मतलब इस कार्बनिक यौगिक में, इस हैलोजन व्युत्पन्न में हैलोजन समूह द्विबंध से जुड़ा कार्बन, द्विबंध से जुड़ा कार्बन दिख गया ये, के निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब पड़ोसी sp3 संकृत कार्बन जुड़ा होता है। तो जो मैंने लिखाया है वो कंडीशन इसमें पूरी हो रही है। तो ये क्या हुआ? एक एलिलिक हैलाइड है। क्लियर? मैंने आपके सामने दूसरा एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ लिख दिया मैंने हैलोजन, और फिर यहाँ लिख दिया CH3 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये एलिलिक हैलाइड है या नहीं है?
तो लड़के ने देखा द्विबंध से जुड़ा कार्बन का निकटवर्ती कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का संकरण sp3 है। इसके आसपास सिग्मा बंध देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन से साथ 4। तो इसमें हैलोजन समूह किससे जुड़ा हुआ है? द्विबंध से जुड़े कार्बन के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये भी एलिलिक हैलाइड है? तो मैंने पहले एल्किल हैलाइड बताया। एल्किल हैलाइड में हैलोजन समूह किससे जुड़ा होता था? एल्किल समूह से। इसमें हैलोजन समूह किससे जुड़ा होता है? एलिलिक हैलाइड में द्विबंध से जुड़े कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से, निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। एक ऐसे भी होते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, तो ये 2 तरह के हमने पढ़े और आगे बढ़ते हैं। ये 3 तरह के हैं, मैंने आपसे पहले लिखा है कि ये हैलोजन व्युत्पन्न sp3CX प्रकार के 3 प्रकार के हैं। तो हमने 2 तो पढ़ लिए, एक और पढ़ना है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ऑर्गेनिक में समझाने में टाइम ज़्यादा जाता है, लिखने का काम तो नहीं रहता है इतना, समझने का काम ज़्यादा है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। हाँ भाई, ये आपने नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर C। हमने 2 प्रकार के तो पढ़ चुके हैं हम, sp3CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न, एक तो हेलो एल्केन्स और दूसरा एलिलिक हैलाइड। और नंबर 3 जो C हम पढ़ेंगे अब, C ये आएंगे बेंजिलिक हैलाइड। कौन से? बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा, ढंग से सुनो। इनमें हैलोजन समूह बेंजीन वलय, ये बेंजीन वलय है, जानते होंगे, के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। देखो ये बेंजीन वलय है, ये बेंजीन वलय का निकटवर्ती कार्बन है और इसका संकरण sp3 है या नहीं है? देख लो पहले, है या नहीं है? इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध गिनो, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा इसका संकरण sp3। तो इसमें क्या है, हैलोजन समूह बेंजीन वलय होगी, इनमें बेंजीन वलय होगी बेंजिलिक हैलाइड में। हैलोजन समूह बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, जबकि इनमें भी क्या है, इनमें अंतर है। एलिलिक हैलाइड में बेंजीन वलय तो होगी नहीं। द्विबंध से जुड़े कार्बन के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा एलिलिक हैलाइड में। दोनों में अंतर है ना। तो बेंजिलिक हैलाइड क्या है समझ गए होंगे। इनमें हैलोजन समूह बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर? तो हैलोजन समूह किससे जुड़ा होता है? बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा, अभी ये लिखा मैंने, ये बेंजिलिक हैलाइड है, इनमें हैलोजन समूह sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है जो बेंजीन वलय का पड़ोसी है। मैंने ये लिखा, ये भी बेंजिलिक हैलाइड है क्योंकि बेंजीन वलय का निकटवर्ती कार्बन है और इसका संकरण sp3 तो है। इसके आसपास सिग्मा बंध 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4, संकरण sp3 है। तो हैलोजन समूह इसमें भी तो बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन, ये दोनों ही बेंजिलिक हैलाइड है। क्लियर? मेरी बात समझो। तो अपन ने 3 तरह के sp3CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न पढ़े। सबसे पहले एल्किल हैलाइड, इनमें हैलोजन समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता था।
दूसरे पढ़े एलिलिक हैलाइड, इनमें हैलोजन समूह द्विबंध से जुड़े कार्बन के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता था। तीसरे पढ़े आपने बेंजिलिक हैलाइड, इनमें हैलोजन समूह बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन जुड़ा होता है। तो जो तीनों हमने ये पढ़े हैं इनमें हैलोजन समूह sp3 कार्बन जुड़ा होता है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे sp2CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न। नंबर 2, इनमें समझ गए होंगे आप sp2CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न। इनमें हैलोजन समूह किससे जुड़ा होगा? sp2 संकरित कार्बन से। हैलोजन समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर। ये तो आप बात पहले से ही पता है। इनमें हैलोजन समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ये दो प्रकार के हैं, ये हैलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से? ए बाइनिलिक हैलाइड, ढंग से समझ लेना। इनमें क्या होगा? हैलोजन समूह जो है sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, ये तो फिक्स है। पर हैलोजन समूह द्विबंध से जुड़े कार्बन, समझ गए? द्विबंध से जुड़ा कार्बन दिख रहा है, से हैलोजन समूह जुड़ा होगा और इस कार्बन का संकरण sp2 ही आएगा ना। निकालो इसके आसपास सिग्मा बंध। देखो देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा ही हो गया 2। अरे डबल बॉन्ड में एक और एक 2 और एक कार्बन और H के बीच में सिग्मा बंध होगा 3। तो इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध 3 है, संकरण sp2। तो बाइनिलिक हैलाइड में हैलोजन समूह जो होगा द्विबंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा होगा। सही है, द्विबंध से जुड़े कार्बन से, और उसका संकरण sp2 होगा। द्विबंध से जुड़े कार्बन का संकरण sp2 होता है। तो हम कह सकते हैं इनमें हैलोजन समूह द्विबंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है। द्विबंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी लिखा था, मैं इसको लिख देता हूँ एग्जाम्पल चेंज। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और X, इसमें हैलोजन समूह द्विबंध से जुड़ा कार्बन है, इससे जुड़ा रहा है ना, और इसका संकरण क्या है? sp2। निकाल लो। इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा ये रहा और एक CH बंध में 3 सिग्मा, संकरण sp2। तो इसमें हैलोजन समूह द्विबंध से जुड़े कार्बन से जुड़ रहा है, कौन में? बाइनिलिक हैलाइड में। और B होता है एरिल हैलाइड, जिसको हेलो एरिन्स भी कहते हैं। जो चैप्टर के नाम में था ये शब्द, ध्यान आ रहा हो तो। हेलो एल्केन्स भी था नाम में, हेलो हेरिन्स भी था। हेलो एरिन्स जो है ये एक हैलोजन व्युत्पन्न है, ऐसा हैलोजन व्युत्पन्न है जिसमें हैलोजन समूह sp2 संकरित कार्बन जुड़ा होता है। अब इसमें क्या होगा? हैलोजन समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन जुड़ा होता है। देखो जैसे मैंने ये लिखा, ये बेंजीन वलय हो गई, और इससे जुड़ रहा है। अब बेंजीन वलय के इस कार्बन, यहाँ जहां पर जॉइंट है, यहाँ क्या होता है? कार्बन, और इसका संकरण sp2 ही तो आएगा। इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा। तो हैलोजन समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन जुड़ा होता है। समझ गए होंगे? इनमें बेंजीन वलय नहीं है, हैलोजन समूह, इनमें दोनों में अंतर है। इनमें हैलोजन समूह बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा होता है।
कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी लिख रहा था, इसी को बना देता हूं। चलो, ये बेंजीन हो गई, बेंजीन वलय, और इसके कोई भी कार्बन से आप हैलोजन समूह जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एरिल हैलाइड। क्लियर? तो देख लो, sp2CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न दो तरह के हैं। एक में हैलोजन समूह द्विबंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा होगा, पर इनमें बेंजीन वलय नहीं है। इनमें हैलोजन समूह बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा होगा। किसमें? हेलो एरिन्स में। क्लियर? तो चैप्टर में ये दोनों पढ़ने हैं हमको, एक तो हेलो एल्केन्स और एक एल्कोलो एरिन्स, पर पढ़ना तो ये पूरा ही वर्गीकरण है। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया? नोट करो। अब हम बात करते हैं, वीडियो पोज करके नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं, तीसरा और बचा है sp2CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न। यही बचा होगा ना? ठीक है, एक तीसरा और है sp2CX प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न। समझ गए होंगे। इनमें हैलोजन समूह किससे जुड़ा होगा? sp कार्बन से। इनमें हैलोजन समूह sp संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बनाऊं तो ये एक ही प्रकार का है, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल देखो। सही है? जैसे मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CX, तो हैलोजन समूह sp कार्बन से जुड़ रहा है, sp संकृत कार्बन से। इस कार्बन संकरण sp तो आएगा। इसके आसपास सिग्मा बंध देखो, त्रिबंध पे एक सिग्मा होता है और एक दो। जब सिग्मा बंध दो तो इसका संकरण क्या है? sp। इसमें हैलोजन समूह sp कार्बन से जुड़ रहा है। ये कोई है ही नहीं दो प्रकार का या तीन प्रकार का जो इसका नाम दे, अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे। भाई sp2CX प्रकार के दो प्रकार के होते थे वो, है तो उनका नाम रखा हमने बाइनिलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड। अब यहाँ तो ये एक ही प्रकार का है, तो कोई नामकरण है नहीं। तो अपन ने क्या समझा अब तक? हमने हैलोजन व्युत्पन्नों के बारे में समझा। ठीक है, हैलोजन व्युत्पन्न मैंने आपको कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के। एक sp3CX प्रकार के, एक sp2CX प्रकार के, और एक sp2CX प्रकार के। sp3CX प्रकार के में हैलोजन समूह sp3 संकृत कार्बन जुड़ा होता है। ये 3 प्रकार के बताए। एक बताए एल्किल हैलाइड, ऐसे ही पढ़ा ना हमने। एल्किल हैलाइड को हम क्या कहते हैं? इन्हें हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। इनमें हैलोजन समूह किससे जुड़ा होता है? एल्किल समूह से जुड़ा होता है। और ये भी 3 तरह के बताए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ध्यान है क्या? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में हैलोजन समूह 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में 2 डिग्री कार्बन से, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 3 डिग्री कार्बन से। दूसरे कौन से पढ़े? एलिलिक हैलाइड। इनमें हैलोजन समूह, ध्यान करो, द्विबंध से जुड़े कार्बन के निकटवर्ती sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। और तीसरे पता है मैंने ये बेंजिलिक हैलाइड। ध्यान आ रहा है क्या? इनमें हैलोजन समूह बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। sp2CX प्रकार के 2 प्रकार के बताए, एक बाइनिलिक हैलाइड
इनमें हैलोजन समूह किससे जुड़ा होता है? द्विबंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है। और दूसरा बताया मैंने एरिल हैलाइड, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोएरिन्स। इनमें हैलोजन समूह किससे जुड़ा होता है? बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा होता है। और ये तो एक ही प्रकार के हैं, इसलिए इनका वर्गीकरण नहीं करेंगे। इनमें हैलोजन समूह sp संकरित कार्बन से जुड़ा होते हैं। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा है अब तक। क्लियर? ये आपके समझ में आया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। कर लिया? अब मेरी बात को सुनो। हमको पहले एल्किल हैलाइड पढ़ने हैं, मतलब एल्किल हैलाइड को क्या भी कहते हैं, हेलो एल्केन्स। और फिर हमें एरिल हैलाइड पढ़ने हैं। एरिल हैलाइड को क्या भी बोलते हैं, हेलो एरिन्स। तो चैप्टर की भूमिका बन चुकी है। पहले हम एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, फिर हम एरिल हैलाइड पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा किससे? एल्किल हैलाइड से। ठीक है? तो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों फिर एक बात आपसे फिर कह देता हूँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, समझ गए होंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने आपके लिए इस चैप्टर की PDF लिंक डाली है। आप वहाँ से इस चैप्टर की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस पर आप अपना लाइक और कमेंट हमें ज़रूर दें, जिससे हमें आपका रेस्पॉन्स मिलता रहे और हम आगे इसी तरह से मेहनत आपके लिए करते रहें। ये दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में हमें सूचित करें, हमें बताएं। पूरी हमने मेहनत की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है हमने। तो दोस्तों इसमें आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ाया जाए उसी दिन इसको पढ़ना है, क्योंकि पीछे का काम पीछे हो जाएगा। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा कठिन केमिस्ट्री माना जाता है। पर दोस्तों अगर आप मेरे साथ चलोगे और मेरे साथ मेहनत करके चलोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। इसमें आपको ये की कृपा करनी है मेरे पर कि आपको ये रटना नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने बैठ गए तो इससे ज़्यादा कठिन भी कोई नहीं है। ठीक है? और रटा नहीं आपने समझा तो नंबर पूरे, सबसे जोरदार, सिंपल 4 नंबर का चैप्टर है, पूरे आएंगे। ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मजा है, या तो नंबर, मैथ की सी काउंटिंग चलती है, सही किया पूरे नंबर, गलत किया 0 नंबर। और क्वेश्चन को सही करने के लिए ढंग से समझो, डमस्ती से पढ़ो, आराम से पढ़ो। ठीक है? वीडियो को साथ साथ देखना है, कंप्लीट देखना है, पीछे के लिए नहीं छोड़ना है आपको। वीडियो पर फिर कह रहा हूँ, आज की वीडियो पर PDF फाइल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना। आज से हमने 11th क्लास का भी कोर्स चालू कर दिया है। जो आपके छोटे बड़े भाई बहन 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी 11th क्लास को पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो आज फर्स्ट वीडियो आएगी 11th क्लास की। वीडियो तो अब तक काफ़ी आई हैं 11th की, पर वो रैंडमली आ रही थी। कभी हमने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, कभी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से, कंटिन्यू जैसे आपकी चलती हैं उसी तरह से। तो अपना कोई भी मिलने वाला हो, कोई भी भाई बहन हो, तो उससे कहें कि वो भी जुड़ जाए टीचिंग एक्सपर्ट के साथ। ठीक है? और कोई नई सूचना होगी वो आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। एक सूचना और है, पर वो मैं सूचना आपको आगामी 1-2 दिन में दूंगा। वो नई सूचना आपके लिए और भी बेहतर है। हम कुछ नया चेंज करने जा रहे हैं, पर उसकी अभी मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ। आप मुझसे पूछना नहीं क्या कहना चाह रहे हो। आपके लिए कुछ नया 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? आज की वीडियो आपको मज़ा आया? तो मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में उस मज़े को ज़रूर अपने अक्षरों में दर्शाएं और हमें हमारी मेहनत का पुरस्कार देने की कृपा करें। अब हम दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको बढ़िया लगी हो तो ज़रूर लाइक कमेंट कर देना।